चुनाव को लेकर जिस तरह से घमासान युद्ध चल रहा है, लगातार समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बसपा ये तीनों अपने प्रत्याशियों को लगातार फील्ड में उतार चुकी हैं और जिस तरह से जनता इस बार परेशान हुई है, क्या 27 के चुनाव के आने के बाद जनता को कुछ राहत मिलेगी? कई मुद्दे हैं, शिक्षा, बेरोजगारी ऐसे मुद्दे हैं और बात की जाए जो स्वास्थ्य विभाग है और नौकरी है, इस तरह की दिक्कतें जो युवाएं हैं इनको बड़ी समस्या है। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज जी हैं जो समाजवादी के प्रत्याशी के रूप में महाराजपुर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है, इन्हीं से बात करते हैं, 27 के चुनाव में क्या युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा? जो आएगा वो युवाओं के लिए खरा उतरेगा। देखते हैं। ये सर, बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। 2027 के क्या रणनीति है आपकी? मैं तो पहले सभी आपके जो भी दर्शक हैं, सम्मानित सदस्यों को मैं नमस्कार करता हूं, श्रोताओं को। और देखिए कि जैसा कि स्थितियां ये हैं, आप देख ही रहे हैं। आज 10 साल लगभग उत्तर प्रदेश सरकार और 12 साल केंद्र सरकार में हो गए और हमें बड़ा चिंताजनक विषय है कि आज परिस्थितियां आप देख लीजिए कि बोल रहे थे हम 5 करोड़ प्रतिवर्ष वो देंगे रोजगार, बोल रहे थे ना। आज कितने रोजगार, और या रोजगार की तो बात छोड़ दीजिए, देश पर कर्जे की बात अगर आप करो तो 50 लाख करोड़, और कहाँ 250 लाख करोड़, 2,50,000 करोड़ रुपए कर्जा आज इन 10, 11, 12 सालों में। कितना बड़ा डिफरेंट है। और आप देखिए डीजल कीमतें जब 2014 के पहले भी थी, तभी अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमें लगता है 93 से 100 रुपए प्रति बैरल थी और डीजल कीमत यहाँ पे 50-54 रुपए था। डीजल पेट्रोल 50-54, कम सा 60 रुपए 50 रुपए था। और आज भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत अंतर नहीं आया है। आज भी 105 रुपए 110 रुपए प्रति बैरल है, जबकि यहाँ हमारे यहाँ घरेलू रेट हो गया जाके 110 से 15 रुपए, पूरे भारत में कई जगह 110 से 15 रुपए। और उसके बाद भी इथेनॉल आप मिलाने जा रहे हैं, तो कहाँ लेके आप देश को जा रहे हैं? क्या स्थितियां बनी कि मतलब आप देखिए राष्ट्रीय कर्जा भी बढ़ रहा हो। बेचने की स्थिति पे अगर आ जाओ तो सारे हमारे एयरपोर्ट भेज दिए, सारे बड़े-बड़े उद्योग घरानों ने सब जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो मतलब हवा तक बेचने का नंबर आ गया, पहाड़, पर्वत सब कुछ तो बेचे दे रहे हैं। क्या देश को कहाँ पे ले जा रहे हैं? जबकि आप आज भाजपा के लोग जो छुड़भैया नेता हैं, जिनकी हैसियत नहीं है कि पुलिस चौकी इंचार्ज से ढंग से बात कर लें, वो गांधी जी पर और जवाहरलाल नेहरू पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। और वो उठाएँ क्यों ना कि हमारे मोदी जी जब उनको अब आज उन्होंने क्या किया इन 15 सालों में, इससे मतलब नहीं होता। उनको मतलब फिर से गुलाम हो रहा है। आप बता दीजिए ना कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? आप बताइए। मैं भाजपा के लोगों से, तर्कसंगत जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। अगर आप जवाहर की बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी की बात करेंगे, आप महात्मा गांधी जी की बात करेंगे, उनकी अपनी परिस्थितियाँ थी, अपनी मर्यादाएँ थी। जो कुछ उनसे बन पड़ा उस समय के हिसाब से बहुत अच्छा किया। आज आप 2014 मतलब 70 साल 80 साल बीत जाने के बाद भी उस समय ये था कि विदेशी कंपनी थी, आज देश की कंपनियां है तो वही स्थिति है। सारा प्राइवेटाइजेशन आप करते जा रहे हो। सारे जो भी सरकारी संस्थान इतने सारे लोगों ने खड़े किए आज 70 सालों में, उसको आप प्राइवेट करते जा रहे हो। क्या होगा? 10 से 15 साल आप जब नौकरी नहीं होगी, आदमी करे, वो कर ही रहा है। 10 से हमारे यहाँ कम से कम 20-30 लोगों का स्टाफ, सब 15-20 हजार 25 हजार लोग। आप बताइए कहाँ गवर्नमेंट से नौकरी नहीं बचेंगे, वो होगा क्या? तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो मूल क्वेश्चन आपका था कि आप क्या करेंगे जब सरकार बनेगी? तो सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर मैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी विज़न है, क्योंकि आज हमें लगता है उत्तर प्रदेश की स्थितियों में अगर वेल एजुकेटेड की बात किया जाए और जो समकक्ष उनके चाहे योगी जी हों या और भी पार्टियों के लोग, तो जो एजुकेशन और देखिए शिक्षा का अपने आप महत्वपूर्ण, शिक्षा अपने आप में एक वो रखती है व्यवस्था। उनका विज़न है, उन्होंने 2012 से 17 में चला के सरकार दिखाया भी। तो स्पष्ट है कि सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर ही जो नौजवानों को रोज़गार की व्यवस्था है और तमाम ऐसे जो कर्जा है, तो वो तो खैर केंद्र सरकार की बातें हैं, लेकिन फिर भी जो हम लोगों से बन पड़ेगा सपा के लोगों से, और ऐसे स्किल डेवलप करेंगे, ऐसी स्थितियाँ बनाएँगे, ऐसी कंपनियाँ। अभी इन्होंने ढिंढोरा पीटा भाजपाइयों ने पिछले साल, वो बाहर के नीट से क्या आया, और जितनी कितनी कंपनियाँ, इतने हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ उत्तर प्रदेश। आप बताइए अगर हुआ तो गया कहाँ? हमारे महाना जी हैं, हर हफ्ता 15 दिन महीना भर में 17 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ की सड़कें। अब सड़कें हैं तो जल भराव क्या है? अब या तो अभी आप बात कर रहे हैं, अभी 2-3 दिन पहले एक कानपुर से लखनऊ एक्सप्रेस वे बनवाया गया। तो कानपुर में कहाँ से शुरू हो रहा है?
एक पहली बात तो उसको स्पष्ट एक बात में तो कहा ये जा सकता है कि वो कानपुर लखनऊ नहीं, उन्नाव लखनऊ हो सकता है, कहने के लिए कहा जा सकता है, कानपुर से मतलब नहीं है। और वो एक्सप्रेस वे हमें लगता है उनके लिए, जैसे हमारा नरवल मोड़ से और वहां तक कॉरिडोर बन रहा है, वो केवल अडानी का कॉरिडोर आप बता सकते हो उसको। ऐसी क्या आवश्यकता है वहां पे, लेकिन उनके लिए बन रहा है। तो वही हाल ये भी है, चूंकि बड़े हुए का हो तो जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं फल ला गया दूर। किसकी हैसियत है जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति 600-700 रुपए एक तरफ का टोल देगा? आप बताइए कौन सा आदमी लेके जाएगा? मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं, मेरे पास हाँ ऐसे लोग हो सकते हैं कि भाई पूंजीपति, अरबपति, खरबपति, जिनका 18-20-50 करोड़ से नीचे बातें नहीं होते, हमारे आदरणीय माना, हाँ ऐसे लोग तो जा सकते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति आप, अच्छा आप ये कहें कि सामान्य व्यक्ति की गाड़ियां नहीं होंगी तो भाई किराएदार अगर किराए की गाड़ी लेके भी जाएगा, अगर मैं ट्रेवल से गाड़ी लिया और इसके बाद अगर हो जाएगा तो वो बर्डन तो कम अंततोगत तो आके उसी जो भी जो जनरल पर्सन है उसी पे पड़ेगा। तो हमें नहीं लगता कोई वहां पे जाएगा चढ़ने। वो उन्हीं 1-2% के लोगों के लिए है। हमें तो नहीं लगता है वो सफल है। इसको नीचे लाना चाहिए। टोल बहुत ज़्यादा है और कानपुर के लिए उपयुक्त है भी नहीं। 9 से 10 हज़ार करोड़ का कलेक्शन है केवल एक्सप्रेस रोडों से उत्तर प्रदेश में। कहाँ ले जाओगे पैसे भाई? जनता को अगर लाभ नहीं दोगे, उत्तर प्रदेश में बात बता रहा हूँ, 7 से 10 हज़ार करोड़ का कलेक्शन प्रति वर्ष का है यहाँ पे हमारे यहाँ एक्सप्रेसवे से। और इसके बाद भी स्थितियाँ ये हैं कि 600 साढ़े 600 रुपए तो आपको तो मालूम होगा ज़्यादा से, कितना ये कर रहे हैं। तो ये हमें नहीं लगता है कि ये वो, और डे फर्स्ट ये स्पष्ट है कि अडानी और अदानी की सरकार है और ये आम जनता की सरकार नहीं ना, आम जनता के लिए सोच है उसका। आप देख लीजिए आज पूरे भारतवर्ष में केवल 4-5 गुजराती ही राज्य कर रहे हैं और बल्कि ठेकेदार वगैरह को दे दिया। और अफसोस की बात है कि भाजपाइयों की आंखें नहीं खुल रही, जिनको अंधभक्त जिनको हम कह सकते हैं। कुछ तो बिल्कुल सामान्य जो लोग थे जो जुड़े थे मोदी जी के साथ 2014 में, उनका तो समझ में आ रहा है। लेकिन जो टिकटार्थी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो टिकट टिकट लेने वाले हैं, वो 10-20 लोग आज भी, मैंने कल एक वीडियो आपने देखा होगा मैंने डाला, हमारे आदरणीय महाना जी ने बोला कि जिन्होंने पैसा मतलब श्रद्धा से दिया होगा उनका पैसा मंदिर में लगा, मेरा तो लगा है। और उन्होंने प्रश्न उठा दिया कि इसका मतलब जिन्होंने दान दिया वो श्रद्धा का पैसा नहीं। कितने देखिए, क्या जनता, क्या उनको पता है कि हमारा पैसा कहाँ पे है? क्योंकि पैसा तो मिक्स हो गया होगा ना। ये मैंने अपने वीडियो आप सुनिए, मैंने यही कहा कैसे आप इसको क्लासिफाइड करेंगे कि कौन पैसा किसने, कौन श्रद्धा से है या कौन गैर श्रद्धा का। और फिर जिसको श्रद्धा नहीं होगी, आप सोच के देखिए, बड़ा आत्मीयता का विषय, अंदर से आप सोच के देखिए, जिसको श्रद्धा नहीं होगा पैसा क्यों देगा? ये शर्म नहीं आती ऐसे नेता? ऐसा नहीं, और बगैर श्रद्धा के कोई नहीं देगा, क्यों देगा? ऐसे तो कोई देता नहीं। तो ये पूरी हमें लगता है पूरी जो भी राम भक्त है उन पे प्रश्न चिन्ह उठा देना। तो हमें लगता है 500 सालों की तपस्या, जो हजारों लाखों लोगों ने अपना जीवन सर्वस्व बलिदान कर दिया, हजारों कार सेवकों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, उनके सारे के समर्पण पर आपने प्रश्न चिन्ह उठा दिया कि जिसकी श्रद्धा हुई होगी आप क्लासिफाइड करेंगे? आप हैं क्या? आप एक सामान्य नागरिक हैं। अगर आप उस पद से हट जाएं, और हमें लगता है हर व्यक्ति को मैं अपने इस तरह से संदेश देना चाहता हूं कि हम सब लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। अगर कभी ऐसी इस पद पे प्रतिष्ठा पहुंच जाओ तो फिर आपको ऐसा हमें लगता है शोभा नहीं देता है कि आपके सामने सब पशु, सब बेकार के लोग हो गए कि बस सीधे सीधे आपने प्रश्न उठा दिया, मेरा पैसा श्रद्धा का था और सबके पास। अब अलग अलग कैसे करोगे? तो मैं सामान्य जन से यही कहना चाहता हूँ कि आप विकास के लिए और जन समस्याओं के लिए, जैसा कि बताया कि कर्जे की बात करते थे, 15-15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को देने की बात करते थे, रोजगार 5 करोड़ देने की बात करते थे। आज आप देखिए चाहे महंगाई हो, आज अमेरिका, अब इससे गए गुजरा क्या हो सकता है? अमेरिका ये तय कर रहा है कि आप डीजल पेट्रोल कहां से खरीदोगे। इससे भी हमें तो नहीं लगता है कि भले केंद्र सरकार में कोई भी सरकार रहे, लेकिन हमारी नीतियों को किसी व्यक्ति ने भूखे पड़ गया था, आपको शायद याद हो, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और उस समय देश की स्थिति ये थी कि खाद्यान्न घट गया था। उन्होंने कहा कि कुछ सिंधी लोग आए थे, हाँ, उन्होंने, हमें याद है कुछ घटनाक्रम था कि उन्होंने खाद्यान्न का ये था कि महीना 2 महीना खाद्यान्न बचा था खाने पीने का, तो उन्होंने अपने लोगों से, अपने भारतवासियों से ये आग्रह किया कि हम एक टाइम भोजन करेंगे, लेकिन इनके सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, इनको अपने ऊपर राज नहीं करने देंगे। और आज वही लाल बहादुर शास्त्री के परिवार, ये आज स्थितियां कितनी हैं कि इनको समझा गया कि राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवाद मतलब देशभक्त हैं, और आज इन्होंने हमारे देश की स्थितियों को गिरवी रख दिया है कि अब हमारे यहाँ से जो किसान उत्पादन करेगा वो अमेरिका में जाएगा तो उसमें कोई टैक्स नहीं, मतलब उसमें 18% 20% टैक्स दिया जाएगा, और अमेरिका का किसान अगर वहां से फसलें यहाँ भेजेगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएगा। आप बताइए, इस पे कोई बात करना चाहता है? कोई जिम्मेदार व्यक्ति बात करना चाहता है? जीएसटी, आप जीएसटी लेके आए 28%, जब कांग्रेस लेके आई
तब आप उसका विरोध, भरपूर विरोध किए जितना कर सकते थे। आज आपने 5 साल बाद जब आपकी सरकार है, आपने जीएसटी पूरे मनोयोग से 28% तक जीएसटी लगा दिया और फिर जनता का बजाओ ताली, 5% कम कर दिया, बोले ताली बजाओ। ये ऐसे लोग हैं, इनका क्या बोल जाए, क्या कह जाए, क्या कर जाए, हमें नहीं लगता ये जिम्मेदार लोग हैं देश के लिए। और देखा जाए तो महाराजपुर की बात की जाए तो महाराजपुर में कई चीजें आई। सतीश महाना 5 बार यहाँ से रहती हैं, 8 बार के विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री भी रहे। तो इनको लगता है क्या करने देना चाहिए, महाराष्ट्र में कितना विकास कर सकते थे? देखिए, पहली बात तो एक भ्रम आप तो दीजिए कि 8 बार के रहे हो जहाँ रहे हो। हमारे यहाँ 3 बार 2012 से परसीमन हुआ, उसके बाद ये सरकार मतलब चुनाव हुआ और ये जीत गए। 12 से 17 में, 17 से 22 में 3 बार यहाँ जीते हैं। और खैर जीते तो है ही, लेकिन अगर जमीनी दृष्टियों से देखा जाए तो मैं सीधे सीधे चैलेंज करता हूं, सीधे कहता हूं कि आप आइए। और मतलब चाहे आप आइए, अपने प्रतिनिधि जो कई लोग चर्चा करते हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा, आप आइए, बात करिए। क्या दिया है आपने महाराष्ट्र विधानसभा की जनता के लिए? यकीन मानिए, ये दुर्भाग्य है हमारे इस महाराष्ट्र विधानसभा ने। तो मेरे लिए, मैं समझता हूँ ये वरदान है कानपुर नगर के लिए। अगर ये चाहते, अगर आक्रमण ना होते, अगर नालायक विधायक ना होते, नालायकी ना होती इनके अंदर, काम करने की चाहत होती, काम किया होता, तो आज हमारी महाराष्ट्र विधानसभा में कानपुर का कायाकल्प हो चुका था। मैं गिना रहा हूं एक बार, आप बताइए कितने शिक्षण संस्थान आपने खोल दिए हैं? कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, कोई बड़े ऐसे राजकीय कॉलेज, कोई ऐसा बताइए, एक भी बता दीजिए आप। कितने बड़े हॉस्पिटल आपने खोल दिए? नए खोलना तो दूर की बात है, जो पुराने कई पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाए वो भी बंद पड़े हैं। आज 5-6 हॉस्पिटल बंद पड़े हैं। कितने खोल के खेलकूद के मैदान, कितने स्टेडियम कितने आपने बना दिए? आप बताइए, गिनाइए आगे ना, आप जनता को बताइए आगे कितने स्टेडियम बना दिए। ये मूल बात मैं कर रहा हूं। आज जरा से पानी होता है, पूरा विधानसभा, मतलब यहाँ जो जिन लोगों ने सपने चकनाचूर हो गए, जो गांवों से देहातों से लेके हम शहर में जा रहे रहने, और आज आप देखिए पूरा जल भराव की स्थिति, विकट जल। 15 सालों से आप यहाँ से अगुवाई कर रहे हो। अगर पूरा कैरियर देखा जाए 40 साल, बड़ा नाम है, बड़ी बात है, और बड़े पद पे भी है। अगर सपना देख ले रात में तो सुबह पूरा हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर जन जन तक ये स्थितियां नहीं पहुंच रही, विकास की बात नहीं पहुंच रही, तो फिर हमें लगता है प्रश्न चिन्ह है उन वोटरों को भी जो इनको चुनते हैं, और उन सपोर्टरों को भी जो केवल अपनी चाहत में कि हाँ हमको माना जी टिकट दिला देंगे, हमको यही लोग लगे हुए हैं। सामान्य जनता तो समझ चुकी है कि माना जी पूर्णतया बहाना है। 15 साल बहुत दो, आदमी जाने बसे, सोना जाने कसे, 15 साल ने आपने इनको दिए। और मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं 5 साल देना। और हमारे बाबा साहब ने भी संविधान में व्यवस्था दी है कि सरकारों का परिवर्तन होते परिवर्तन बदलती रहनी चाहिए, नेतृत्व परिवर्तन होते रहना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो या तो ये आपकी अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे, आपके हर वो मूल जो जरूरतें हैं उनके लिए पूरा करेंगे, और नहीं तो फिर जनता उतार करेगी कि दूसरा आएगा तो वो भी बने रहने के लिए हर संघर्ष करेगा। और निरंतर आप एक व्यक्ति को चुनते रहेंगे तो फिर वो आलसी हो ही जाएगा, चाहे वो हो चाहे हम हो। क्योंकि उसको लगेगा हमें क्या मतलब, ये तो हमारी जागीर है। और अफसोस की बात तो ये है कि 15 साल उसके बाद अब लड़के को, मतलब पूरी विधानसभा 10-12 लाख की या 4.5 लाख का वोटर, 5 लाख का वोटर होगा विधानसभा, किसी के अंदर ये योग्यता नहीं है कि महाराष्ट्र विधानसभा की वो इसको आगे ले जा सके, वहां के विधायक के लिए ताल ठोंक सके, या वो मतलब योग्यता किसी में नहीं है। सारी योग्यताएं, सारी जो व्यवस्थाएं वो मान्य जी के पुत्र के अंदर है, और आगे वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये मैं विशेष तौर पे आप लोगों से कहना चाहता हूँ, 5 साल का समय देना। अगर आपकी अपेक्षाओं पे खरा ना उतरो, चाहे वो फिर हॉस्पिटल की बात हो, चाहे बड़े बड़े राजकीय कॉलेजों की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों की बात हो, चाहे जल निकासी की बात हो, और चाहे हॉस्पिटल की बात हो, और चाहे यहाँ की सील्ड की बात होगी, जो आज मूल जरूरतें जो हमारी इस महाराष्ट्र विधानसभा के यशोदा नगर, जरौली और खाड़ेपुर में आप देख लीजिए, ऐसे बजबरा कूड़ा भरा हुआ है, पानी चारों तरफ निकलना आदमी दूभर है। तो ऐसी परिस्थितियों अगर चेंज न कर पाऊं, दोबारा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन एक बार परिवर्तन के लिए आप बटन दबाना। जो भी भाजपा माइंड है उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग टिकटार्थी हैं, जिनका स्वार्थ आड़े आ रहा है, उनकी बात नहीं करता हूं। लेकिन सामान्य जन से मैं बात कर रहा हूं कि आप लोग परिवर्तन के लिए एक बार सोचना। मनोज शुक्ला की बात सच है कि गलत है? अगर सच हो, अगर इन विषयों पर इन्होंने काम किया हो, तो फिर इनको चुनते रहना, कोई दिक्कत नहीं। और अगर लगे कि नहीं परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, तो एक बार परिवर्तन करना। जो मैं कह रहा हूं, जो समस्याएं, आपको निजात मिलेगी इन समस्याओं से। ये जो स्थितियां, इसके लिए आपको दिखाई पड़ेगा कि नहीं 5 सालों में काम हुआ। कानपुर नगर से महाराजपुर विधानसभा के से प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं मनोज शुक्ला जी हैं। समाजवादी पार्टी से काफी समय से जुड़े हुए हैं और लगातार क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं। अब जनता के मुद्दों को लेकर ये खड़े उतरने की बात भी कर रहे हैं। अब जनता देखते हैं, 2027 का चुनाव है, 27 में जनता क्या करती है, देखने वाली बात होगी। कानपुर नगर से सत्यम गोस्वामी।